नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस एपिसोड में। आज के दिन यानी 25 मार्च से जुड़ी इतिहास की एक कहानी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। आज की कहानी जुड़ी है ट्रायंगल शर्ट वेस्ट फायर से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अमेरिका के औद्योगिक इतिहास के सबसे काले पलों में से एक न्यूयॉर्क सिटी में ट्रायंगल शर्ट वेस्ट कंपनी का कारखाना जल गया, जिससे 1911 में इस दिन 146 श्रमिकों की मौत हो गई। इस त्रासदी ने कानूनों और विनियमों की एक श्रृंखला के विकास का नेतृत्व किया, जो इसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करते थे। मैक्स ब्लांक और आइजैक हैरिस के स्वामित्व वाली ट्रायंगल फैक्ट्री मैनहट्टन शहर में 10 स्टोरी ऐश बिल्डिंग की शीर्ष 3 मंजिलों पर स्थित थी। इस शब्द में हर अर्थ का एक स्वेट शॉप था, एक तंग जगह जो काम स्टेशनों के साथ लाइन में खड़ी थी और गरीब अप्रवासी श्रमिकों से भरी हुई थी, जिनमें ज्यादातर किशोरियां थी जो अंग्रेजी नहीं बोलती थी। आग लगने के समय कारखाने के फर्श तक पहुंचने के लिए 4 लिफ्ट थे, लेकिन केवल एक पूरी तरह से चालू था और यह एक समय में केवल 12 लोगों को पकड़ सकता था। सड़क के नीचे 2 सीढ़ियां थी, लेकिन एक को मजदूरों द्वारा चोरी करने के लिए बाहर से बंद कर दिया गया था और दूसरा केवल भीतर की तरफ खुला था। आग से बचना, जैसा कि सभी लोग देखते हैं, शोडिली का निर्माण किया गया था और एक समय में कुछ महिलाओं ने अधिक वजन का समर्थन नहीं कर सकता था। ब्लैक और हैरिस के पास पहले से ही कारखाने की आग का एक संदिग्ध इतिहास था। 1902 में और 1910 में ट्रायंगल फैक्ट्री 2 बार झुलस गई थी, जबकि 1907 और 1910 में उनकी डायमंड कमर कंपनी की फैक्ट्री 2 बार जल गई। ऐसा लगता है कि ब्लैंक और हैरिस ने बड़े पैमाने पर फायर इंश्योरेंस पॉलिसियों को खरीदने के लिए कारोबारी घंटों से पहले जानबूझकर और कार्यस्थलों को आग के हवाले कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में एक असामान्य अभ्यास नहीं था, जबकि यह 1911 की आग का कारण नहीं था। इसने त्रासदी में योगदान दिया क्योंकि ब्लैक और हैरिस ने स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित करने और अन्य सुरक्षा उपयोगों को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी दुकानों को फिर से जलाने की जरूरत थी। इसी परिसीमन में ब्लैक और हैरिस की कुख्यात मजदूर विरोधी नीतियां शामिल थी। उसने कर्मचारियों को प्रतिदिन केवल 12 घंटे काम करने के बावजूद $15 एक सप्ताह का भुगतान किया गया था। जब 1909 में इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन ने उच्च वेतन और कम और अधिक अनुमानित घंटों की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, तो ब्लैंक और हैरिस की कंपनी उन कुछ निर्माताओं में से एक थी जिन्होंने विरोध किया। हड़ताली महिलाओं को कैद करने के लिए पुलिस को काम पर रखा और राजनेताओं को भुगतान दिया। 25 मार्च शनिवार की दोपहर कारखाने में 600 कर्मचारी थे जब 8वीं मंजिल पर राग बिन में आग लग गई। प्रबंधक ने उस पर आग की नली को घुमाया, लेकिन नली में आग लग गई और उसका वाल्व बंद हो गया। कार्यकर्ताओं के भागते ही आतंक फैल गया। केवल 4 यात्रियों के बाद लिफ्ट टूट गई और महिलाओं ने अपनी मृत्यु के लिए शाफ्ट नीचे कूदना शुरू कर दिया। जो लोग सीढ़ियों के गलत सेट से भाग गए वो अंदर फंस गए और जिंदा जल गए। 8वीं मंजिल में फंसी अन्य महिलाओं ने खिड़कियों से बाहर कूदना शुरू किया, जिससे उन अग्निशमकों के लिए एक समस्या पैदा हो गई जिनके शव गिरने वाले शरीर से कुचल गए थे। इसके अलावा अग्निशमकों की सीढ़ी केवल 7वीं मंजिल तक पहुंची थी और उनकी सुरक्षा जाल उन महिलाओं को पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे, जो एक समय में 3 महिला कूद रही थी। ब्लांक और हैरिस आग लगने पर कुछ श्रमिकों के साथ इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर थे। वो छत पर चढ़ने और बगल की इमारत में जाने से बचने में सक्षम थे। आग आधे घंटे के भीतर खत्म हो गई थी, लेकिन 140 से अधिक मौतों से पहले नहीं। मजदूर संघ ने 5 अप्रैल को एक मार्च का आयोजन किया, जिसमें आग लगने की स्थितियों का विरोध किया गया। इसमें 80,000 लोगों ने भाग लिया था।
हालांकि ब्लांके और हैरिस को मैन्सलोथ के लिए ट्रायल पर रखा गया था, लेकिन वे स्कॉट फ्री होने में सफल रहे। फिर भी नरसंहार जिसके लिए वो जिम्मेदार थे, वे आखिरकार शहर को सुधारने के लिए मजबूर किया। सुलिवान हुई फायर प्रोविंशियल लॉ के अलावा अक्टूबर में न्यूयॉर्क डेमोक्रेटिक सेट ने कार्यकर्ताओं का कारण लिया और एक सुधार पार्टी के रूप में जाना जाने लगा। ये थी आज के इतिहास से जुड़ी एक कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आऊँगा कल की तारीख से जुड़ी ऐतिहासिक कहानी या घटना लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।